मान लीजिए कि आपको यह लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, मैं मरने वाला हूं। आपने अपने बच्चों और परिवार को अपनी संपत्ति के बारे में नहीं बताया, ना ही आपने कोई बंटवारा किया, और मरने के बाद परिवार के लोगों में झगड़ा शुरू हो जाता है। और जहां जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपने पैसे इकट्ठे किए हैं, वह पैसे और इन्वेस्टमेंट की जो चीजें हैं वह आपके बच्चों और परिवार वालों को नहीं मिलते हैं, यह सोचकर आप अचंभा करेंगे। आज भी देश में मोस्टली लोग मरने से पहले कोई भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि भविष्य की जो 3 प्लानिंग है वह क्या है, वह मैं आपको बता दूं। मैं आपको यह बातें करके डरा नहीं रहा हूं, मैं यह चाहता हूं कि जो आपने अपने जीवन काल में इकट्ठा किया है वह आपके परिवार वालों को मिले। इसलिए ये 3 बातें मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत अलविलो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आज आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो जीवन में आपके बहुत ही काम में आने वाली है। पहला काम आपको यह करना है कि वसीयत, जिसे इंग्लिश में विल कहते हैं। हम जीवन में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 10 बार इसके बारे में सोचते हैं और यह सोचते हैं कि कब इन्वेस्टमेंट किया जाए, कहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाए और प्रॉपर्टी कहां पर ले, और जो म्यूचुअल फंड होता है वह कहां से ले। आप इतनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन आपने यह सोचा कि आपके चले जाने के बाद जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वह किसके पास जाएगा और किसको जाएगा। इसलिए कानून में एक शब्द दिया गया है वसीयत। अगर आपको यह लगता है कि अब मैं मरने वाला हूं या मैं अब आगे नहीं जीऊंगा, तो आप किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति, इन्वेस्ट या पैसा किसी भी व्यक्ति को वसीयत कर सकते हैं। वसीयत करने का एकदम सरल तरीका यह है कि आप चल या अचल संपत्ति आपके पास है और किस व्यक्ति को आप अपना वसीयत करना चाहते हैं उसका नाम, पूरा पता आप लिखकर दे सकते हैं। साथ ही साथ भारत के कानून में यह बताया गया है कि विल यानी वसीयत को रजिस्टर कराना कोई भी कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आपको यह लगता है कि भविष्य में इस बात को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है तो मेरे कहने के अनुसार उसे आप रजिस्टर करवा सकते हैं। एक विल का ड्राफ्ट तैयार करने के बाद आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए और वहां पर जाकर अपना विल यानी वसीयत रजिस्टर करवा लें। 2 या 3 हजार रुपए उसमें खर्चा आएगा। कहने का मतलब है कि आप जिस व्यक्ति को वसीयत करना चाहते हैं आप उसका पूरा नाम, पता उसमें मेंशन जरूर करें, और जिस व्यक्ति को नहीं देना चाहते हैं उसका भी आप उसमें नाम, पता लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने विल यानी वसीयत को रजिस्टर करवाते हैं तो भविष्य में एक एविडेंस और सबूत के तौर पर यह आपके पास रहेगा। अब कई लोग यह सोचते हैं कि यह फालतू की बातें हैं, अगर मैं अपनी कोई भी चल या अचल संपत्ति किसी को वसीयत नहीं करता हूं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। ऐसी स्थिति में यह होगा कि भारत के कानून हिंदू सक्सेशन एक्ट यानी उत्तराधिकार अधिनियम के तहत आपकी संपत्ति को बांट दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक पिता के एक पुत्री और 2 बेटे हैं। एक पुत्री और एक बेटे के द्वारा अपने पिता की सेवा की जाती है, उनका ध्यान रखा जाता है, लेकिन एक पुत्र के द्वारा अपने पिता का ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है और वह अपने पिता को इग्नोर करता है। तो ऐसी स्थिति में यह होगा कि अगर आपको जो भी व्यक्ति अच्छा लगता है तो जीवित रहने से पहले आप अपनी संपत्ति को उन 2 बच्चों के नाम वसीयत कर सकते हैं। अगर वह आप नहीं करते हैं तो वह भविष्य में जो आपकी संपत्ति है वह 3 हिस्सों में बांटी जाएगी। अगर माँ है तो वह उस संपत्ति का 4 हिस्सा किया जाएगा। इसलिए संपत्ति वसीयत करना जरूरी है। अगर आप संपत्ति को वसीयत नहीं करते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि संपत्ति उसके पास जाए तो मरने के बाद वह संपत्ति 4 भागों में बांट दी जाएगी। इसलिए सबसे पहले आपको यह काम करना है कि जिस व्यक्ति के नाम आपको संपत्ति वसीयत करनी है आप उसके नाम करिए, रजिस्टर उसे बाद में भी करवा सकते हैं। आप अपनी वसीयत एक सफेद कागज पर लिखकर उसके नाम कर सकते हैं जिसके नाम आप करना चाहते हैं, और उस कागज को एक भरोसेमंद व्यक्ति को आप दें। वसीयत जब भी करें तो 2 गवाहों के सामने आप वसीयत कर सकते हैं। 2 गवाहों के सामने वसीयत करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह साबित हो जाए कि आपने अपनी चल व अचल संपत्ति उन
दो गवाहों के सामने जिस व्यक्ति को आप नाम करना चाहते हैं उनके सामने आपने वसीयत की। पहला काम करने के बाद दूसरा काम आपको यह करना है कि व्यक्तियों के जितने भी बैंक अकाउंट है, जितने भी पीपीएफ अकाउंट है, जितने भी डीमेट अकाउंट है या फिर कोई म्यूचुअल फंड है, इनमें लोगों के द्वारा नॉमिनी का नाम नहीं लिखा जाता है। आपको उसमें नॉमिनी लिखवाना जरूरी है। इसका मतलब ये होगा कि आपके जाने के बाद जो अकाउंट है, जो शेयर है और जो म्यूचुअल फंड है, जो प्रॉपर्टी है, वह किसको जाएगा। मान लीजिए कि एक पिता के चले जाने के बाद उनके पुत्रों के द्वारा डिपार्टमेंट में जाया जाता है और वहां पर यह कहा जाता है कि सर ये प्रॉपर्टी मेरे पिता के नाम थी, या फिर ये LIC मेरे पिता के नाम थी, या जो म्यूचुअल फंड है यह मेरे पिता के नाम से थी, यह हमें दी जाए। लेकिन कोई भी डिपार्टमेंट विभाग के द्वारा इतनी आसानी से आपको यह चीजें नहीं दी जाएगी। जब भी आप किसी विभाग में जाते हैं और आपको वह चीजें नहीं दी जाती है, जैसे कोई LIC हुआ, जैसे कोई शेयर हुआ, तो विभाग के द्वारा आपको यह कहा जाएगा कि पहले कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लेकर आए, या आपको यह कहा जाएगा कि लीगल हेयर सर्टिफिकेट यानी कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लेकर आए, तभी आपको यह शेयर और प्रॉपर्टी दी जाएगी। अब कोर्ट से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र लाना इतना आसान भी नहीं है। इन कामों में बहुत ही समय लग जाता है। इसलिए आपको यह कहा जाता है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनमें नॉमिनी का नाम जरूर लिखें, ताकि इन दिक्कतों का आपको सामना नहीं करना पड़े। अब कई लोगों के मन में यह रहता है कि मेरे पिता के बाद जो संपत्ति वह मेरे ही नाम आएगी, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। अगर आपने नॉमिनी नहीं लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में, तो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र कोर्ट से जारी करना बहुत ही लंबे समय का काम है और उसमें वक्त की बर्बादी और पैसों की बर्बादी भी होती है। इसलिए आपको यह दूसरा काम करना है कि जब भी आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाते हैं तो उसमें अपने उत्तराधिकारी या नॉमिनी का नाम जरूर लिखें। यहाँ पर एक बात और सामने आती है, नॉमिनी वर्सेस बेनिफिशियरी। मतलब लोगों का यह सोचना है कि जो नॉमिनी होता है वही सच्चा मालिक होता है, यानी वही असली मालिक होता है, लेकिन यह गलत है। नॉमिनी का केवल इतना ही काम होता है कि जब तक कोई असली उत्तराधिकारी यानी बेनिफिशियरी नहीं आता है, तब तक नॉमिनी का केवल यही काम होता है कि उसकी देखभाल करे। लेकिन अल्टीमेटली यह बेनिफिशियरी को ही जाता है जो आपका उत्तराधिकारी है या जिसे आप देना चाहते हैं। कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि एक्स नाम के व्यक्ति को हम नॉमिनी बना देते हैं, लेकिन जो वसीयत की गई है वह वाई नाम के व्यक्ति पर की गई है और जो संपत्ति है वह वाई को ही जाएगी और वह मालिक भी वाई ही रहेगा। एक्स नाम के व्यक्ति का केवल इतना ही काम है कि यदि कोई वाई नाम का व्यक्ति नहीं आता है तब तक वह उसकी देखभाल ही करेगा। वाई के आने के बाद वह जो संपत्ति है वह वाई को हैंडओवर कर देगा। इसलिए मेरी तो यही राय है कि नॉमिनी आप उसी व्यक्ति को बनाएं जिसे आप प्रॉपर्टी देना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने कोई अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदी है और नॉमिनी आप उसी व्यक्ति को बनाएं जिसे आपके चले जाने के बाद वह प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। आप उसी व्यक्ति को ही नॉमिनी बना सकते हैं। और सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट काम आपको यह करना है कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट है, जितने भी आपके पास गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, उनके लॉगिन आईडी और पासवर्ड इनको लिखकर एक प्रिंट आउट लिखवाकर एक ब्रीफ केस में आप रख दें। इसके अलावा आपने किससे पैसे उधार लिए हैं या किस व्यक्ति को पैसे उधार दिए हैं, इन सब की डिटेल एक ब्रीफ केस में आप लिखकर रख सकते हैं। तो अगर वह व्यक्ति चला जाता है या फिर इस दुनिया में नहीं रहता है तो वह सारी डिटेल उसके बच्चे, उसकी पत्नी या उसके चाहने वाले को मिल जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप अभी भी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।